नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं NISM सीरीज 5 के बारे में और हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे NISM सीरीज 5 के चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा, ये एग्ज़ाम किसको देना चाहिए, ये सीरीज़ किसको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में हमने बात की है। अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली वो आपको एक बार देखना चाहिए। अगर देख लिया है तो वेलकम टू द वीडियो और वेलकम टू द चैप्टर 1 ऑफ NISM सीरीज 5। तो देखिए, ये पर्टिकुलर चैप्टर NISM ने पहले नहीं डाला था बुक के अंदर, लेकिन अब डाला है। और ये अब डाला इसलिए डाला है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले सवाल क्या आने चाहिए दिमाग के अंदर, ये कौन कौन सी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर पाओ। ठीक है, पहले नहीं होता था ये चैप्टर, पहले डायरेक्ट चैप्टर 2 जो है वही चैप्टर 1 होता था, लेकिन यहाँ पर चैप्टर 1 जो है ये एडिशनल ऐड किया है ताकि एक व्यू पॉइंट डेवलप हो लोगों का और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ताकि ये इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखना शुरू करें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। लिख देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ, चैप्टर 1 ऑफ NISM 5 या 5A बोल दो इसको। ठीक है, तो बेसिकली इन्वेस्टर्स के बारे में है ये। इन्वेस्टर्स का स्कोप क्या होना चाहिए, व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए। बेसिकली आसान भाषा में मैं बताऊं, वाई। हर किसी काम करने के पीछे ना एक नज़रिया होता है, एक वाई होता है, क्यों होता है। ठीक है, वाई, इसको बड़ा लिख देता हूँ। अगर मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूँ, आप IAS बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है IAS बनते ही 20 लाख के किराए का बंगला मिलता है। मतलब उसका किराया 20 लाख रुपए होगा बड़े आराम से, ऐसा बंगला मिलता है। नौकर मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल डलाने की टेंशन नहीं, पूरे जहाँ भी जाओगे वाहवाही मिलती है। तो बेसिकली अगर गूढ़ रहस्य देखा जाए तो ईगो सेटिस्फाई करने का जॉब है। ठीक है, आपकी ईगो बहुत बड़ी हो सकती है ऐसी जॉब में जाके। ठीक है, और ऑब्वियसली जब रिटायर होते हैं तो बहुत लोग IAS जो है वो झेल नहीं पाते रिटायरमेंट को, क्योंकि वाहवाही सुनने की इतनी आदत हो जाती है ना। डिरेल नहीं करते टॉपिक से, काफ़ी कुछ ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ समझाना है। तो हम चलते हैं, सिंपल है वाई, कि इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों करना है। लोग तो बोलेंगे कि गिर तो नहीं जाएंगे ये। भाई समझाओ उनको इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कंपाउंडिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब उनको होगी तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का नज़रिया डेवलप होता है और फिर शुरू होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, इससे पहले आपको 2-3 चीज़ें समझनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या दे सकता है आपको। तो आप सबसे पहले एक काम करो, आप सेंसेक्स का चार्ट खोलो। वो 1978 में शुरू हुआ था, 100 रुपये से शुरू हुआ था, आज 85,000 पे है। तो टेक्निकली 850 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। गुना, परसेंट नहीं कह रहा, गुना मल्टीप्लाई हुआ है। तो साल दर साल पिछले लगभग 47 सालों से 16.66% का रिटर्न दे रहा है वो हर साल 16%। और 2000 से और 2025 तक, पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड 2000 से और आज 2025 में करीब 14.5% का रिटर्न दिया है, करीब। ठीक है, तो इसमें एक चीज हमें समझ में आती है कि मार्केट में पैसा तो बनता है और आप ये मान के चलो कि पैसा बनेगा अगर आप लंबे समय तक टिकोगे। कैसे टिकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बाद आता है कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। मेरे ख्याल से पहले ये होना चाहिए कि मार्केट में पैसा बनता है, कैसे बनाना है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आप ये प्रिज्यूम करके चलो कि मार्केट में पैसा बनता है, अब मुझे सोचना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है।
तो मैंने अपने पास से कुछ एडिशनल डाल दिया इसमें। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी का हो सकता है एजुकेशन, किसी का हो सकता है कार, किसी का हो सकता है घर, किसी का जैसे मेरे जैसे लोग का हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, या किसी का और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, बच्चों के लिए प्ले स्टेशन हो सकता है कि मुझे प्ले स्टेशन खरीदना है। हो सकता है किसी महिला के लिए ज्वेलरी हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो मुझे सबसे पहले ये समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट करना है तो करना क्यों है, वो एक मैंने लिख लिया। वो इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी सेट कर ली, प्रायोरिटी कि भाई ये तो मेरे वाई हो गई, ये सारी चीज़ें मेरा वाई है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, ये सारी चीज़ें वाई के अंदर आ गई। अब इसको प्रायोरिटाइज करो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए पर्सनली तो मैं बोलूँगा एजुकेशन, कि अगर बच्चे को एजुकेशन अच्छी नहीं मिली तो फाइनेंशियल फ्रीडम का फिर भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरे पे मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है, तीसरे पे मेरे लिए घर है, फिर उसके बाद मेरे लिए शायद कार होगी, उसके बाद ट्रैवल होगा। ठीक है, उसके बाद ज्वेलरी होगी। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। अब मेरी एज 35 के आसपास है, तो मेरे लिए एजुकेशन, मेरे बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो जाए और फाइनेंशियल फ्रीडम पे मैं पहुंच पाऊँ। अब कोई डिबेट कर सकता है होम ऊपर क्यों, फाइनेंशियल फ्रीडम ऊपर क्यों। ठीक है, तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कम्स फर्स्ट, होम कम्स सेकंड। बिकॉज अगर मैं होम को ऊपर ले जाता हूँ तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाएगी पूरी ज़िंदगी, और उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, एक नई वीडियो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली फ्री आदमियों के लिए घर खरीदना इज़ लाइक अ केक वॉक, और घर खरीदने वालों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ लाइक वो होता ही नहीं है कभी। ठीक है, ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आई विल नॉट डिरेल फ्रॉम द टॉपिक वंस अगेन, राइट। अब आ जाता है, आपको समझना पड़ेगा शॉर्ट टर्म है, कौन सी चीज़ें शॉर्ट टर्म है, मतलब बेसिकली प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी ना। एजुकेशन, अब मान लो मेरा बच्चा 5 साल का है, किसी का बच्चा 15 साल का होगा, और उसे 4 साल 5 साल बाद ही बच्चे के एडमिशन के लिए चाहिए पैसे, या 7 साल बाद चाहिए, किसी को 10 साल बाद चाहिए। तो उस हिसाब से गोल डिसाइड होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, राइट। कितना SIP में डालना पड़ेगा, या कितना मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास हम पहुंच जाए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म है चीज़ें, लॉन्ग टर्म है, या कैसी हैं, ये हमें समझना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये हो गया सबसे पहला इन्वेस्टर के लिए, कि सबसे पहले उसको क्या समझना है कि बेसिकली इन्वेस्ट करना क्यों है। ये आपका वाई क्लियर हो गया यहां तक, करेक्ट। अब आ जाता है डिफरेंट एसेट क्लासेस। कौन कौन सी एसेट क्लास होती है, कौन कौन सी एसेट क्लास होती है? रियल एस्टेट होती है, गोल्ड सिल्वर होती है, या कमोडिटी बोल दो इसको। इसके अलावा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर इक्विटी होता है। इक्विटी मतलब म्यूचुअल, आपका ETF हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ETF हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपका FD हो गया, PPF हो गया, GPF हो गया, और भी जो भी आपको नाम याद आ रहे हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं बेसिकली क्या है ये। रियल एस्टेट, आसान भाषा में मैं बताता हूँ। रियल एस्टेट का इस तरीके से है दोस्तों, पूरे भारत की बात करें तो करीब करीब 8% से रियल एस्टेट साल दर साल बढ़ता है।
इक्विटी का मैंने बता ही दिया, लगभग 15 से 16% बढ़ती है। ठीक है, अब रियल एस्टेट में कोई बोलेगा यार हमारे तो बहुत पैसे बढ़ गए, बोलेगा, डेफिनेटली बोलेगा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, रियल एस्टेट में 2 घर हैं, ये आपका घर है ए, ये दूसरा प्लॉट खाली पड़ा है, दूसरा प्लॉट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, प्लॉट या एरिया मान लो, इसमें डंप यार्ड स्टार्ट कर दिया उन्होंने, गार्बेज डालने लग गए इसके अंदर। तो क्या एक ए वाला प्लॉट जो है उसके प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? मुझे सिंपल सा बात बताओ। डेफिनेटली आप बोलोगे घटेंगे। ठीक है, अगर यहां पर शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या किसी ने भी, बड़े फिल्म स्टार ने, विराट कोहली ने घर ले लिया, तो क्या प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट कि रियल एस्टेट के प्राइस डिपेंड करते हैं कि आपकी विसिनिटी में कैसी डेवलपमेंट हो रही है। ये डेवलपमेंट सिर्फ मैंने सटल वे में बताई है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेट्रो आ गई, प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे एयरपोर्ट आ गया, बढ़ जाएंगे। फिर 8% का कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पर सेक्टर कट गए, गाँव के आसपास सेक्टर कट गए। तो कहने का मतलब है ये 8% इज नॉट 8%। 8% जब रहता है जब कॉमन वे में इन्फ्लेशन 7-8% हमारी इन्फ्लेशन है, 7-8% रेट चलता रहता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा एकदम से चेंज हो जाए, कुछ डेवलपमेंट हो जाए, तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत बढ़िया हो सकता है। समझ में आ गया सबको? अब आ जाता है कमोडिटी। कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर, दो चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। देखो यार, एक चीज़ होती है, मान लो पूरी दुनिया में गोल्ड 100 किलो है, अलग से 100 किलो मुझे पैदा करना है। ये स्टॉक टू फ्लो रेशियो होता है टेक्निकली, बट उसमें नहीं जाऊंगा मैं। आसान भाषा में 100 किलो आज पूरी दुनिया में अवेलेबल है और 100 किलो नया पैदा करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये 100 किलो पैदा करने के लिए 60 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब 60 साल का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगेगा, तब जाके गोल्ड डबल होगा। इसीलिए गोल्ड जो है एक ऐसा एसेट क्लास है जो सेफ हेवन भी बोला जाता है जिसको। अगर यही चीज़ 100 किलो सिल्वर हो और नया 100 किलो, मतलब पूरी दुनिया में 100 किलो सिल्वर है और नया 100 किलो मुझे पैदा करना है, तो उसमें मुझे 20 साल लगेंगे। और 100 किलो कॉपर है और 100 किलो मुझे नया पैदा करना है, तो उसे 1 साल लगेगा। क्या समझ में आया? एक गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर। तो आप बताओ किस में इन्वेस्ट करोगे? सिंपल है यार, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे और किस में करोगे, राइट? तो इसी तरीके से देखा जाता है कि किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। करेक्ट। अब अभी सिल्वर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डेफिनेटली वो बैटरीज में इन्वेस्ट काम आने लग गया है। तो फिर से टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, आ जाते हैं दोबारा से डेट। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट को लिख लेते हैं यहाँ पर। डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट भी दे सकती है और कंपनीज भी दे सकती हैं। मान लो टाटा पावर है और यहां पर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है या हरियाणा की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक बॉन्ड इंडेंचर निकालेगी। ऐसे ही टाटा पावर क्या करेगी? एक बॉन्ड इंडेंचर पेपर निकालेगी। पेपर पे लिख के देगी कि भाई हम 5 साल के लिए पैसा ले रहे हैं और इसका कूपन रेट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे हम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ये भी लिख के देंगे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख के देंगे। तो गवर्नमेंट की बॉन्ड हमेशा सेफ होती है। अब गवर्नमेंट 8 दे रही है और प्राइवेट भी 8 दे रही है, तो प्राइवेट वाली को तवज्जो कम दी जाएगी। तो प्राइवेट वाली जनरली उससे गवर्नमेंट से महंगी होगी, मतलब 8.5 या फिर 9% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी वो बॉन्ड। ठीक है, और बैंक से लोन लेने जाओगे तो 12-15% मिलता है, इसलिए वो लोगों से ले लेते हैं पैसे। ठीक है, बहुत तरीके की बॉन्ड होती है, सिक्योर्ड होती है, अनसिक्योर्ड होती हैं, फिर कन्वर्टेबल होती है, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ बेसिक समझने की कोशिश करो, बॉन्ड होती क्या है। बॉन्ड इंडेंचर किस चिड़िया का नाम है, ये समझो बस। ठीक है, तो गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों देती हैं बॉन्ड, और फिक्स आपको मिलता रहता है उतना ही रिटर्न जितना आपने जितने का पेपर खरीदा है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से डेट समझ में आ गया। अब फाइनली आता है इक्विटी। ये भैया बहुत बड़ी चिड़िया है, ठीक है, इसको समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है बहुत लोगों के लिए, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए। इक्विटी में 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? लार्ज कैप्स, मिड कैप और स्मॉल कैप्स, ठीक है जी। तो स्मॉल कैप्स कौन सी होती हैं, लार्ज कैप्स कौन सी होती हैं, मिड कैप कौन सी होती है? लार्ज कैप पहली 100 कंपनियां, पहली फर्स्ट 100 कंपनियां, इनका आपने जनरली नाम सुना होता है, जैसे कि रिलायंस, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL, ठीक है, आपका HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब के नाम आपने सुने होंगे। इनके प्रोडक्ट्स, SBI, इनके ICICI, इन ये सब के प्रोडक्ट आपने यूज़ किए होंगे, इनके नाम सब जानते होंगे, ठीक है। फिर मिड कैप में वो कंपनियां, मिड कैप मतलब थोड़ा सा छोटा साइज हो गया उसका, लार्ज बहुत बड़ा साइज, बहुत बड़ा, हर जगह पूरे इंडिया में फैला हुआ। मिड कैप छोटा, लार्ज कैप इज हाथी, मिड कैप इज शेर, ठीक है। तो शेर का साइज छोटा होता है, मैं शेर उस सेंस में नहीं कह रहा, साइज के सेंस में। तो साइज छोटा होता है, इसके प्रोडक्ट आपने सुने भी होते हैं, नहीं भी सुने होते। जैसे यूनो मिंडा, आप अपने मिरर्स देखना बाइक पे, आप टाटा वाटा की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं या महिंद्रा विंद्रा की भी यूज़ करते हैं, तो लाइट्स यूनो मिंडा बनाती है, फिल्म्स बनाती है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी। अभी मिसाइल जो चले थे, ठीक है, BDL बनाती है। तो ऐसे करके ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो सुने भी होंगे, बहुत कुछ अच्छे, कुछ इन्फॉर्म्ड लोगों ने सुने होंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते उन्होंने नहीं सुने होंगे। ऐसे इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, वो मिड कैप कैटेगरीज में आती हैं वो कंपनियां। और स्मॉल कैप्स में वो आती हैं जो काफ़ी छोटी होती हैं, बट अगर उनका विजन अच्छा है, उनका प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो कल को मिड कैप लार्ज कैप बन सकती है। जैसे स्मॉल कैप के मैं एग्जांपल दूं तो उत्कर्ष बैंक एक बहुत छोटी कंपनी है, उज्जीवन बैंक ये काफ़ी छोटी कंपनी है अभी के टाइम पे, IDFC बैंक। तो ऐसे करके छोटी कंपनियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। और छोटी कंपनियों के एग्जांपल मैं दूं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, JBM की बसेस घूमते हुए दिखती होंगी आपको। ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें मार्केट में दिख जाते हैं, बट वो कंपनियां कंपैरेटिवली छोटी होती हैं, ठीक है। अब फाइनली FD और PPF EPF ये क्या होता है? FD में टेक्निकली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 6-6.5% मिल जाता है, 7 तक मान लो, चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, रियल एस्टेट में कितना मिलता है? 8% के आसपास। गोल्ड सिल्वर में 10 से 12% मिलता है। डेट में 8% लिख लेते हैं। इक्विटी में 14 से 16% या उससे भी ज़्यादा, और FD में 6 से 7%, ठीक है। इससे क्या समझ में आया कि भाई इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, करेक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। FD का एक पर्पस होता है, FD का पर्पस ये नहीं होता कि आपको पैसे कमा के दे। FD का पर्पस इज टू मीट द शॉर्ट टर्म गोल्स, राइट। ये होता है FD का पर्पस। अभी समझो ये 8% हम लिख रहे हैं, तो 8% कमा के तो ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, 10% कमा के ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, ऐसा समझते हैं आप? देखो तो एक चिड़िया का नाम समझो, इन्फ्लेशन। क्या होता है जी इन्फ्लेशन? अभी रिस्क की हम बात करेंगे ना, रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क में सबसे पहला जो रिस्क आता है, इन्फ्लेशन रिस्क आता है। जब आप इन्वेस्ट कर दोगे तो तब भी तो कुछ रिस्क है ना। वो कौन से रिस्क है? इन्फ्लेशन इज महंगाई। चलो इस तरीके से लिख देते हैं, महंगाई मतलब समोसा इस साल 100 रुपये का है, हाइपोथेटिकल सेंस में बात कर रहा हूँ। अगले साल वो समोसा 106 रुपये का हो जाएगा। 106 ही क्यों लिखा? क्योंकि 6% क्लेम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि हर साल महंगाई कितना परसेंट बढ़ जाएगी, 6%। हालांकि विलेज में ये 2 से 3% बढ़ती है और शहरों में, सिटी में ये लगभग 8 से 10% बढ़ती है। एवरेज निकल के आता है 6%, और इसको सेगमेंटल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो टेक्निकली अगर शहर में रह रहे हो आप और आप 8% से कम कमा रहे हो अपने पैसे पे, तो टेक्निकली यू आर लूजिंग आउट मनी, यू आर लूजिंग आउट ऑन योर हार्ड अर्न्ड मनी। जो पैसा आपने मेहनत करके गवाया ना, वो अपनी शाइन खो रहा है, वो अपना लश्कर खो रहा है, वो गिरता जा रहा है टेक्निकली। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट। अब अगला टॉपिक, अभी 2 टॉपिक हमने पढ़े कि पहला इन्वेस्टर्स का क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए, दूसरा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तीसरा रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ गए? तो इन्फ्लेशन रिस्क मतलब आपने अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि आपका शहर में इन्फ्लेशन तो 10% बढ़ रही है और आपका पैसा 6% बढ़ रहा है, तो टेक्निकली आप 4% से गरीब हो रहे हो हर साल। क्या समझे? यही ना कि हमें इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही है, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है कि जो इन्फ्लेशन को बीट कर दे, 2-3% ऊपर कमा के भी दे दे। अगर सेगमेंटल इन्फ्लेशन 10% है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम से कम 12 से 15% के बीच ग्रो करना चाहिए, अदरवाइज वी आर लूजिंग आउट ऑन आवर मनी। करेक्ट? आसान भाषा में हम गरीब हो रहे हैं। करेक्ट? दूसरा आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क। ये जो ऊपर रियल एस्टेट मैंने लिखा, जब ये 8-10% रिटर्न दे देता है और अगर कहीं डेवलपमेंट होगी तो उससे भी ज़्यादा दे देता है, तो सब इसी में क्यों ना लगा दें? तो यार इसमें एक दिक्कत है कि जब ज़रूरत हो एकदम से नहीं बिक पाते सामान। मतलब आज मुझे ज़रूरत है तो मैं, ऐसा नहीं है कि आज मेरा बिक जाएगा। लिक्विडिटी की बहुत दिक्कत है। गोल्ड में लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट में बहुत दिक्कत है। 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। हो सकता है एकदम से 1-2 महीने में बिक जाए। अदरवाइज लिक्विडिटी का रिस्क बहुत बड़ा है। समझ गए? तो लिक्विडिटी का रिस्क मतलब एकदम से बायर नहीं मिलता। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करें कि आपके पास पर्याप्त पैसा भी रहे और आप अपने शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट कर पाए। आप 100% पैसा रियल एस्टेट में लगा देंगे और आपको कल जरूरत पड़ गई तो कहाँ से लाओगे भाई पैसा? 100% गोल्ड में लगा दोगे या 100% इक्विटी में लगा दोगे? सबको बैलेंस करके ही होलिस्टिक इन्वेस्टिंग बनती है। करेक्ट? तो लिक्विडिटी रिस्क। फिर आता है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है इसको समझो। क्रेडिट रिस्क मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि आप गवर्नमेंट से भी बॉन्ड ले सकते हो और कंपनी से भी ले सकते हो। कंपनी में मैंने लिख दिया था टाटा पावर। अगर टाटा पावर, तो टाटा तो ट्रस्टेड नाम है, कोई ऐसी कंपनी का बॉन्ड आपने ले लिया जिसका नाम ही नहीं सुना आपने, तो वो पैसा तो आपसे ले लेगा, वो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा तो रिस्क है कि नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी कंपनी का आपने बॉन्ड ले लिया जिसकी रेटिंग C है, B है या A- है, ठीक है, तो AAA+ इस तरीके की रेटिंग वाली कंपनियों के ही बॉन्ड्स लेने चाहिए। करेक्ट? तो कहीं ऐसे रिस्क में ना फंस जाओ कि आपको क्रेडिट रिस्क ही हो जाए, मतलब आपका पैसा ही चला जाए। आपने तो पैसा लगाया था ब्याज कमाऊंगा, ब्याज तो छोड़ो पैसा ही चला गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और 100% पैसा तो डेट में भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, और कैसे होती है होलिस्टिक अप्रोच वो हम समझने वाले हैं। फिर आता है
मार्केट रिस्क। फिर आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या कहता है? मार्केट रिस्क कहता है कि देखो यार, सिंपल सा है। आप गोल्ड का चार्ट खोलना, गोल्ड के बारे में सब, गोल्ड ने ऐसा पैटर्न बनाया और यहां पर 2011 में था वो, और यहां 2023 में। तो 2011 के बाद गोल्ड ने, डॉलर टर्म्स में की मैं बात कर रहा हूँ, यूएसडीटी टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, बट टेक्निकली 10 साल या 12 साल कोई भी रिटर्न नहीं दिया, और ऊपर से नीचे भी गया लगभग 40%। क्या समझे कि गोल्ड में भी मार्केट रिस्क है। गोल्ड को तो सब सेफ हेवन कहते हैं ना, लेकिन उसमें भी पैसा नीचे जा सकता है। ठीक है, वो एक अलग बात है, बैठे रहोगे लेके तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी तो ऊपर आएगा ही, बट स्टिल देयर इज रिस्क इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एसेट एज वेल। करेक्ट। अब इसमें एक आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाना चाहूंगा। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो लोग कंपनी में इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे तो एक्सपेंशन नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी भी परफॉर्म नहीं करेगी, या आपकी कंपनी में का शेयर्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब, इंटरेस्ट रेट एक आइडियल कंडीशन में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे रहते हैं और इन्फ्लेशन भी नीचे रहता है, और एक बुरी कंडीशन में इंटरेस्ट रेट भी ऊपर रहते हैं, इन्फ्लेशन भी ऊपर रहता है। समझे इस चीज को? तो जब भी मार्केट में पैसा बनाना हो तो इंटरेस्ट रेट शुड बी लेस, वो मार्केट बुलिश रहेगी। इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो मार्केट करेक्ट करती रहेगी। आई एम टेलिंग यू दिस विद एक्सपीरियंस। 2022 में आप ग्राफ उठा के देखो, 2021 से 22 इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, मार्केट कैसे टैंक की थी, और उसके बाद एक सुगबुगाहट आई थी कि इंटरेस्ट रेट कटने वाले हैं, तो मार्केट आज तक रैली कर रही है 2025 तक। अब आ जाता है फैक्टर्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को कैसे इवेल्युएट करना चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले सेफ्टी। एक वॉरेन बफेट का कोट होता था, देयर आर 2 रूल्स इन द मार्केट, नेवर लूज मनी। ये पहला रूल है। सेकंड रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। ठीक है, एक ही रूल है, पैसा गंवाना नहीं है, और पैसा गंवाने के तरीके ढूंढते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले सेफ्टी। रियल एस्टेट में सेफ्टी है, डेफिनेटली है। गोल्ड में है, चोरी से बचा लो तो, ठीक है। रियल एस्टेट में कब्जे से बचा लो तो। आपके स्टॉक में सेफ्टी है, डेफिनेटली है। ठीक है, तो सेफ्टी इज द प्राइम। डेट इंस्ट्रूमेंट में सेफ्टी है, G-Secs बॉन्ड में है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर डेफिनेटली है। जो कंपनीज की हैं उनके अंदर ध्यान से इन्वेस्ट करना। करेक्ट। दूसरा है लिक्विडिटी। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। लिक्विडिटी का क्रंच नहीं होना चाहिए, रियल एस्टेट की तरह नहीं होना चाहिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जहां आप जब चाहो आप निकाल पाओ। ऐसा ना हो उसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट ही लगे जा रहे हैं, आपका पैसा ही नहीं निकल पा रहा है। करेक्ट। रिटर्न्स, उसमें रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पिछला गियर ही लग चुका है उसमें, वो आपके कैपिटल को ही वाइप आउट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कन्वीनियंस मतलब ऐसा ना हो
कि आप जब चाहो उसे निकाल ना पाओ, जब चाहो बेच ना पाओ, और इजी टू ऑपरेट ना हो। जैसे रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग तो इसलिए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि ड्यूटीज़, स्टैम्प ड्यूटीज़, फलाना टैक्स, ढिमाका टैक्स, बहुत सारे पचड़े बहुत हैं। तो उससे अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, इससे अच्छा है कि रेंट पे रह ले, ऐसे भी हैं। फिर टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट का साइज आपका डिफाइन होना चाहिए कि रियल एस्टेट में 20% जाएगा, 20% गोल्ड सिल्वर में जाएगा, 20% आप डेट फंड्स में डालोगे, 40% आप इक्विटी वगैरह में डालोगे, 10% से आप, टिकट साइज शुड डिफाइन कि कितने में कौन सा इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। साथ में इक्विटी डेट में भी होने चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में भी होना चाहिए, रियल एस्टेट में भी होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए मेरे ख्याल से, करेक्ट। टैक्सेबिलिटी इज अनदर इशू कि 14-15% तो रिटर्न मिल जाता है सेंसेक्स में, लेकिन उसके ऊपर अगर शॉर्ट टर्म में आप निकालते हो, 1 साल से पहले निकालते हो, तो अभी के हिसाब से 20% टैक्स पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में आपको 12-12.5% टैक्स पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपका 1.25 लाख तक फ्री है, और उसके बाद जो टैक्स है वो 12.5% टैक्स पड़ता है, ठीक है। टैक्स डिडक्शन, टैक्सेबिलिटी, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से सारा कुछ मैंने बता दिया। अब आता है दोस्तों बिहेवियरल बायस। तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मतलब जो इंफॉर्मेशन आप पहले से जानते हैं, मान लीजिए आपने आईटी में काम किया हुआ है, तो कोई भी आईटी की कंपनी आपके सामने आएगी तो आप सोचेंगे ये काम करती है तो ये कंपनी अच्छी होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप उसके मैनेजमेंट, आप उसके रिस्क प्रोफाइल्स, इन सब को पढ़े बिना आप कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर डिसीजन ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है एआई बहुत अच्छा चलने वाला है, मशीन लर्निंग बहुत अच्छी चलने वाली है, ये चीज़ें बहुत अच्छी चलने वाली हैं फ्यूचर में, तो हमें ये कंपनी परचेज कर लेनी चाहिए एकदम से। लेकिन आपने उसके रिस्क प्रोफाइल को मेजर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी या कुछ चीज़ें पहले से आती थी और वो आपके माइंड के साथ मैच कर गई, जो कंपनी ऐसा ही काम करती है, करेक्ट। दूसरा है कंफर्मेशन बायस्ड। मतलब आपने कोई कहीं इन्वेस्ट किया, अब सामने वाला भी आके बोल दे यार ये फंड अच्छा है, तो आप क्या करोगे? दोबारा से जाके रीचेकिंग नहीं करोगे, री इवेल्युएशन नहीं करोगे कि इसमें मुझे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। कंपनी के बारे में भी ऐसा होता है, अगर कोई सामने वाला बोल दे ये बैंक बहुत अच्छा है, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा है, तो आप उसके रिस्क को पढ़ना भूल जाओगे। तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। फिर फेमिलियरिटी बायस, मतलब आपके आसपास कोई कंपनी अगर चल रही है, जैसे मेरे आसपास HPL इलेक्ट्रिक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहीं जब मैं घूमने जाता हूँ तो HPL इलेक्ट्रिक हिमाचल में रास्ते में पड़ती है, तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यार HPL इलेक्ट्रिक। तो टेक्निकली कहने का है कि मेरे आसपास जो मुझे कंपनियाँ दिखेंगी, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो आसपास आते जाते हुए JBM ऑटो मुझे बहुत दिखती है, ओलेक्ट्रा नहीं दिखती, JBM ऑटो दिखती है, और बहुत सारी कंपनियां दिखती हैं। तो ACE, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स दिखते हैं मुझे। तो ये मुझे फेमिलियरिटी बायस देते हैं कि यार ये घूम तो रहा है यहीं पे, चलो इसको खरीद लेते हैं, करेक्ट। तो फेमिलियरिटी बायस। हर्ड मेंटालिटी, मतलब सब कह रहे हैं ये लार्ज कैप में लगाओ तो मैं भी लार्ज कैप में लगा देता हूँ।
अभी सब कह रहे हैं गोल्ड में लगाओ। अब गोल्ड टेक्निकली गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया 2023 में, और 2011 में जिस प्राइस पे था उतने ही प्राइस पे 2023 में भी था। लेकिन अब ये जब डबल हो चुका है तो अब हर कोई बोल रहा है कि गोल्ड में पैसा लगा लो। भाई 10 साल भी तो रिटर्न नहीं दिया उसने, 12 साल रिटर्न भी तो नहीं दिया उसने। हर एसेट इसी तरीके से परफॉर्म करता है। 2011 में रियल एस्टेट के प्राइस जहां थे, 2021 में भी उसी प्राइस पे थे। पिछले 2 साल में वो 1.5 गुना हो गए, तो सबको लगता है प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। गोल्ड ने भी ऐसा ही किया। तो क्या वो अच्छे हैं? पूछिए अपने आप से, राइट? हर्ड मेंटेलिटी में नहीं चलना। जो भागते सांड के ऊपर नहीं चढ़ना होता। जो चीज भाग चुकी है, रैली कर चुकी होती है, उसके पीछे नहीं पड़ना है। करेक्ट? लॉस एवर्जन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आपने धोखे से कर दिया, गलती से कर दिया, अब वो थोड़ा सा लॉस हो गया उसमें, मान लो टेक्निकली 2% लॉस हो गया। आपको पता है ये 2% लॉस अगर मैं यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट खत्म कर दूं और मैं एक डेट फंड में लगा दूं तो ये 2% मेरे को टेक्निकली 3 महीने में रिकवर हो जाएगा। लेकिन आप लॉस को काट नहीं पाते। लॉस अवर्जन मतलब लॉस लेना और उसको मूव करना। हालांकि यहां पर पता है आपको कि ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन लॉस नहीं कटता आपसे। बहुत सारे लोगों से नहीं कटता। साइकोलॉजी बैरियर है माइंड के अंदर। लॉस अवर्जन ये भी एक बिहेवियरल बायस है। नहीं काटते लोग, फिर वो 2% से बढ़ के 20% होता है, फिर सोचते हैं यार 2 पे ही काट देते। करेक्ट? ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कुछ ऐसी चीजों पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार ये तो चलेगा ही, ये तो बस ऐसा होने ही वाला है, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने देखा था, ये पैटर्न तो मैंने देखा ही था, ये देखना अभी रॉकेट हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस। तो कुछ लोग क्या करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे मान लो बोला जाता है अगर आपने 100 रुपये लगाए तो एक कंपनी में 5% से ज़्यादा मत लगाओ। मैंने भी की गलती, मैंने 12-15% एक ही कंपनी में डाल दिया और 1.5 साल वो चली ही नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस। तो टेक्निकली अगर आपका पोर्टफोलियो में 20 कंपनियां हैं तो कोशिश करो कि इक्वल डिवाइड करो। इक्वल ना करो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो, मैक्सिमम 8% से ऊपर मत जाने दो उसे। ठीक है? अगर 6 ही कंपनियां हैं तो फिर उसमें कर ही कुछ नहीं सकते। 16% से 20% के आसपास डालना ही पड़ेगा। ठीक? या फंड्स में भी ऐसा ही है। फिर आता है रीसेंसी बाइज। कई बार बहुत सारे लॉजिक्स लेके आते हैं लोग। 4 साल बाद, 4 साल पहले भी ऐसा ही पैटर्न बना था, अब भी ऐसा ही पैटर्न बना है। ठीक है? बुल मार्केट में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना, बियर मार्केट में बिल्कुल ना इन्वेस्ट करना, ऐसा करते हैं लोग। रीसेंसी बाइस है ये। ठीक है? जब मार्केट भाग रही है, अरे ये तो और भागेगी, गिर रही है ये तो और गिरेगी, रुक जाते हैं अभी। वो रुकना, फिर जब मार्केट वापस से वहीं पहुंच जाती है तो सोचते हैं अरे यार इन्वेस्ट कर लेते। रीसेंसी बाइस है। ठीक है? मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन हमेशा करना चाहिए। मिटिगेशन करने के लिए आप सर्टेन स्टेप्स ले सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन मतलब कम करना रिस्क को, उसके लिए बिहेवियरल थॉट्स को अलाइन करना पड़ता है और फाइनली चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है? अब फाइनली आता है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग एक सिंपल सा टॉपिक है, मैं समझा देता हूँ। एक बच्चा 25 साल का है, एक 35 साल का मेरी एज का है, कोई 45 साल का है, कोई 55 का है और कोई 75 का है। 75 वाला तो खैर अपने बैंक में ही रखे, 65 का मान लो, चलो 65 साल। तो 25 वाला अगर उसका व्यू पॉइंट है कि मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, देखो व्यू पॉइंट भी अलग अलग हो सकते हैं यार, किसी का गाड़ी के लिए हो सकता है, किसी का, मैं एक सिंपल जनरल टर्म्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो सोचता है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है तो वो, और उसके पास टाइम होराइजन बहुत बड़ा है, तो वो स्मॉल कैप्स में रह सकता है। ये इसको
बैलेंस करना पड़ता है सब चीज़ें, स्मॉल, मिड, लार्ज। 45 वाला जनरली रिस्क नहीं ले सकता, तो ये लार्ज और डेट में रहेगा, ठीक है। 60% स्मॉल लार्ज लगा लो और 40% डेट लगा लो। ये 55 वाला डेट में ज़्यादा रहेगा और लार्ज में रहेगा, ठीक है। और 60 वाला डेट में ही मैक्सिमम रहेगा 90% और 10% इक्विटी, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्लान्स बनते हैं, उसके लिए समझना पड़ता है, उसके लिए उनके जूते का साइज समझना पड़ता है कि उनके जूते का साइज क्या है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 था। मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आया होगा। बीच में एक बार कैमरा ब्रेक हो गया था, तो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। आई थिंक आपको पता नहीं लगा होगा। ओवरऑल वीडियो इज डन एंड डस्टेड फ्रॉम माय साइड। चैप्टर 1 इज डन एंड डस्टेड। आई थिंक सब कुछ समझ में आया होगा आपको और डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। अब सेकंड चैप्टर में हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, राइट। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय।